डॉक्टर ए के ओझा क्लास में सभी का स्वागत है। एनसीईआरटी की सीरीज बनाई जा रही है क्लास 6 टू क्लास 12 फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। अभी हिस्ट्री को चूज किया गया है और हिस्ट्री में भी क्लास 6 को सिलेक्ट किया गया है। क्लास 6 के चैप्टर 9 का पार्ट 4 आज बन रहा है। इसके पहले के सभी पार्ट्स बन चुके हैं और सभी का वीडियो एक लिंक के रूप में प्लेलिस्ट बनाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आप सभी को देखिए, तभी आपको इसका पूरा पूरा लाभ होगा। अब देखिए, आइए आज के टॉपिक पर। आज का जो टॉपिक है जिस पर हम चर्चा करेंगे वह पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियां हैं। जो वीडियो 3 बना था इस चैप्टर का, उसमें हम हर्ष और हर्षचरित के बारे में चर्चा किए थे। और जैसा कि हमने बताया था कि हर्ष का जन्म तो 590 ईस्वी में हुआ था, लेकिन हर्ष का जो शासन था वो 606 से लेकर 647 ईस्वी तक था। तो यानी हम 7वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। तो 7वीं शताब्दी में और भी कौन शासक थे, उन्हीं की चर्चा में ये कंटिन्यू किया जा रहा है। और देखिए, हमारे हाथ में एनसीईआरटी की बुक है। अगर आपके पास भी एनसीईआरटी की बुक है तो उसका पेज नंबर 91 यानी 91, पृष्ठ संख्या 91 या पेज संख्या 91 आप ओपन कर लीजिए। और देखिए, मैं एनसीईआरटी की बुक का पेज संख्या 91 मैं ओपन कर रहा हूं और फिर इसको मैं बता रहा हूं। अगर बुक नहीं है तो मेरी बात को सुनिए, मैं इसमें एक भी शब्द छोड़ता नहीं हूं और सेंटेंस बाय सेंटेंस, वर्ड बाय वर्ड में पढ़ाता हूं। तो आइए, जैसे कि मैंने बोल दिया कि आज का जो टॉपिक है वह है पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियां। और इसमें क्या मिलता है वही चर्चा कर रहा हूं। देखिए, मैं बुक के सेंटेंस को पढ़ रहा हूं और आपको समझा रहा हूं। इस काल में यानी हर्षवर्धन का जो समय था, यानी 7वीं शताब्दी ईस्वी की बात कर रहा हूं। तो 7वीं शताब्दी ईस्वी में, इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के दो सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। बिल्कुल क्लियर है कि ये जो दक्षिण भारत है, देखिए यही दक्षिण भारत है। तो दक्षिण भारत में ये पल्लव और चालुक्य दो प्रमुख राजवंश थे। उत्तर और पश्चिमोत्तर भारत की चर्चा तो मैं बता दिया था, जहां का प्रमुख शासक हर्षवर्धन था। और दक्षिण भारत में पल्लव और चालुक्य दो राजवंश थे। तो उन पर थोड़ा हम प्रकाश डालेंगे। पल्लव का राज्य, उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था। तो जो पल्लव का राज था, तो उनकी पल्लव की राजधानी देखिए कहाँ थी, कांचीपुरम थी। तो देखिए, मैं ये दिखा रहा हूं, देखिए यही कांचीपुरम है, देख रहे हैं, ये देखिए ये कांचीपुरम है, ये पल्लव की राजधानी है। देखिए मैप पर, ये देखिए भारत का मैप है और भारत के मैप पर देखिए कांचीपुरम है। और कांचीपुरम से लेकर, और बता रहा है कि यह कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था। तो ये पल्लव का राज्य था। और देखिए यही कावेरी नदी है, देखिए ये कावेरी नदी है। देखिए ये कांचीपुरम राजधानी हो गया और ये देखिए ये कावेरी नदी है, ये दक्षिण भारत में है कावेरी नदी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको, तो ये दक्षिण भारत की ये महत्वपूर्ण नदी है और इसका डेल्टा बहुत उपजाऊ है। तो यही से कांचीपुरम से कावेरी नदी के डेल्टा के आसपास तक ये पल्लव का राज्य फैला हुआ था। बहुत महत्वपूर्ण यह राज्य था और कला, संस्कृति, साहित्य सभी के दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण राज्य था। तो ये पल्लवों का। और जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच था। और ये जो चालुक्य थे, तो चालुक्य का जो राज्य था, ये देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर, ये देखिए तुंगभद्रा है और कृष्णा है, देख रहे हैं, ये तुंगभद्रा, देखिए ये तुंगभद्रा है, ये कृष्णा है। तो ये नदियों के आसपास में ये चालुक्यों का राज फैला हुआ था। तो साथ ही साथ इतना तो आपको समझ में आ गया। अब चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। ये जो चालुक्य वंश थे यहाँ पर, इनकी राजधानी कहाँ थी, ऐहोल थी। हालांकि मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी, लेकिन बाद में पुलकेशिन जो प्रथम है, फर्स्ट है, वो चालुक्यों की राजधानी को वाटापी या बादामी में ले गया और बनाया। तो याद रखिए कि चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। ये पुरानी राजधानी है, पहली राजधानी है, लेकिन बाद में पुलकेशिन प्रथम द्वारा इनकी चालुक्य की राजधानी को वातापी या वादामी को बनाया गया। तो बिल्कुल क्लियर है। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, यानी कि ऐहोल
ऐहोल एक बहुत ही व्यापारिक केंद्र भी था। धीरे धीरे यह धार्मिक केंद्र भी बन गया। जो ऐहोल था वो व्यापारिक केंद्र तो था ही, लेकिन धार्मिक केंद्र भी धीरे धीरे वो बन गया, जहाँ कई मंदिर थे। ऐहोल में बहुत मंदिर पाए गए हैं। और पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। ये पल्लव और चालुक्य एक दूसरे के समीपवर्ती शासक थे, तो एक दूसरे की सीमा का भी वो अतिक्रमण करते थे। और और आपको पता है ना कि जब अतिक्रमण करेंगे तो क्या होगा, झगड़ा होगा, युद्ध होगा। तो फिर मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था जो समृद्ध शहर थे। तो ये जो पल्लव थे और चालुक्य थे वो एक दूसरे के राजधानियों को निशाना बनाते थे। यानी कि जो पल्लव की राजधानी कांचीपुरम थी तो उसको निशाना बनाया जाता था, और ऐहोलों की राजधानी जो चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी और बाद में वादामी बनी या वातापी बनी, तो इसको निशाना बनाया जाता था। और ये जो राजधानी होते थे एक समृद्ध शहर होते थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा, देखिए ये देखिए पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन देखिए लिखता है, और मैं इसका नाम यहाँ पर लिख रहा हूँ। याद कीजिए हर्षवर्धन में मैं बताया था कि यही पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को नर्मदा के तट पर रोक लिया था, और हर्षवर्धन दक्षिण भारत में अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहते थे, लेकिन पुलकेशिन द्वितीय के कारण नहीं कर पाए हैं। तो पुलकेशिन द्वितीय ये चालुक्य सबसे प्रसिद्ध ये चालुक्य शासक थे। सर्वाधिक 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 प्रसिद्ध चालुक्य शासक, चालुक्य शासक, ठीक है, इसको याद रखिए, इनको पूछा जाता है। और चालुक्य पुलकेशिन द्वितीय ने ही हर्ष को रोका था, और कहा जाता है कि उसको हराया भी था, और फिर हर्ष आगे नहीं आ पाया। तो फिर यही है। और उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से मिलता है। तो देखिए ये रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय का ये दरबारी कवि हैं, रवि कीर्ति, याद कीजिए रवि कीर्ति। ये बहुत सब परीक्षा के दृष्टि से पूछा जाता है, और ये इनके दरबारी कवि है। इनके बारे में इन्होंने प्रशस्ति पत्र भी लिखा है, रवि कीर्ति, रवि कीर्ति, ठीक है ना। तो रवि कीर्ति की प्रशस्ति, प्रशस्ति, जब प्रशस्ति है तो आपको याद आ जाना चाहिए कि प्रशस्ति के बारे में एक और चर्चा मैं किया था। समुद्रगुप्त राजा जो थे गुप्त साम्राज्य के, हरिसेन की प्रशस्ति, वो भी हरिसेन इनके समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। इसी तरीके से रवि कीर्ति जो थे वो पुलकेशिन द्वितीय जो कि सबसे सर्वाधिक प्रसिद्ध चालुक्य राजा है, तो इसके रवि कीर्ति दरबारी कवि थे, और इन्होंने अपनी प्रशस्ति लिखा है। और प्रशस्ति का मतलब तो पता है ना, बताया था मैंने कि प्रशंसा होता है, प्रशंसा में लिखा गया कोई बात होती है, तो इनकी प्रशंसा की गई है। और इसमें उनके पूर्वजों, खास तौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। और रवि कीर्ति ने जो प्रशस्ति लिखा है उसमें पुलकेशिन द्वितीय के पूर्वजों के बारे में चर्चा की गई है, और खास करके उनके पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। और मैं यहाँ पर आपको सूचना देना चाहूंगा कि अभी तो मैं इसको एनसीईआरटी को समझा रहा हूँ, लेकिन चालुक्य वंश या पल्लव राजवंश या अन्य राजवंश की जो पूरी वंशावली के बारे में भी मैं चर्चा करूंगा, अलग से चर्चा करूंगा, ताकि आपको समझ में आए। तो यहाँ पर बस जितना लिखा है उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि रवि कीर्ति जो है पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि है, और रवि कीर्ति की प्रशस्ति मिलती है, जिसमें कि रवि कीर्ति ने पुलकेशिन द्वितीय के पीछे की 4 पीढ़ियों की, ये पिछली 4 पीढ़ियों की चर्चा की है। और पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से राज्य मिला था। ये भी चर्चा आता है कि ये जो पुलकेशिन द्वितीय को जो चालुक्य राजा बना और चालुक्य राज्य मिला, वो उसको अपने पिता से नहीं बल्कि अपने चाचा से मिला था, अंकल से मिला था। तो बिल्कुल क्लियर है। रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम, उन्होंने यानी कि पुलकेशिन द्वितीय ने, तो रवि कीर्ति के अनुसार पुलकेशिन द्वितीय ने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपना अभियान चलाया। तो देख रहे हैं ना, ये पूर्व का समुद्र तटीय इलाका है। देखिए ये भारत जो है ये पूर्व में बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है, पश्चिम में अरब सागर है और दक्षिण में हिंद महासागर है। तो पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ यह समुद्र
तटीय इलाकों पर अपना अभियान चलाया पुलकेशिन द्वितीय ने। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। आ गया ना कि हर्षवर्धन को, हर्ष यानी हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने आगे बढ़ने से, और कहां से आगे बढ़ने से, नर्मदा नदी, नर्मदा के तट पर युद्ध हुई थी, नर्मदा के आगे बढ़ने से रोक दिया था। और हर्ष का अर्थ आनंद होता है, बिल्कुल हर्ष का मतलब क्या होता है, आनंद, खुशी, हैप्पीनेस। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। तो यहाँ देखिए कवि का हृदय और कवि का वर्णन कितना सुंदर होता है कि कवि बोलता है कि इस पराजय के बाद, यानी कि हर्षवर्धन जब पुलकेशिन द्वितीय के हाथों पराजित होता है तो अब वह हर्ष नहीं रहा, मतलब उस हर्ष के मन में खुशी नहीं रही, यानी वो पराजित हुआ, दुखी हो गया इस पराजय से, ये बात है। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। और पुलकेशिन द्वितीय जो है वो पल्लव शासक पर भी आक्रमण किया था, और पल्लव शासक को कांचीपुरम उसकी राजधानी थी पल्लव की, तो राजधानी कांचीपुरम की दीवार के पीछे जाकर शरण लेना पड़ा पल्लव राजा को, ये चर्चा में आता है। अब देखिए, पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी, लेकिन ये चालुक्य की विजय काफी समय तक नहीं रही। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए। भाई युद्ध होता है तो युद्ध तो कभी फायदेमंद थोड़ी होता है, तो जो चालुक्य और पल्लव आपस में लड़ते रहे, तो इससे क्या हुआ कि धीरे धीरे दोनों वंश क्या हुए, कमजोर हो गए, दुर्बल हो गए। और उसके बाद क्या होता है, देखिए पल्लव और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। तो ये जो पल्लव और चालुक्य हैं, इनके साम्राज्य एक दुर्बल हो गए। अंत में ये जो राष्ट्रकूट और राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक जन थे दूर गए, तो राष्ट्रकूट और चोल शासकों ने, वंशों ने इनके राज्य को समाप्त कर दिया, यानी इनके राज्य राष्ट्रकूट और चोल वंशों में मिल गया और ये समाप्त हो गया। तो यहाँ तक ये चर्चा आपको बताया गया है। साथ ही साथ एक और है कि इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था, ये भी मैं आपको पढ़ा देता हूँ कि ये जो पल्लव और चालुक्य हैं, इन राज्य वंशों का प्रशासन कैसे चलता था, ये टॉपिक है, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो इसको भी आप यहाँ पर लिख लीजिए कि इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था। देखिए प्रशासन के बारे में मैं बोल रहा हूँ, किसका, पल्लव और चालुक्य और पल्लव के, ठीक है ना। तो देखिए, तो इन राज्यों माने यानी कि पल्लव एवं चालुक्य दोनों की चर्चा हो रही है। इनका प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था, ये जानना बहुत जरूरी है ना, थोड़ा इसके बारे में हम प्रकाश डालते हैं। तो देखिए, पहले की राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण था। तो सबसे पहले इनके समय में जो भूमि कर था, लैंड टैक्स था, भूमि कर यह बहुत क्या था, बहुत महत्वपूर्ण था। भूमि कर ये महत्वपूर्ण था। पहले के शासकों में भी लैंड टैक्स, भूमि कर महत्वपूर्ण था। इनके समय में भी भूमि कर बहुत महत्वपूर्ण था। प्रशासन की प्रारंभिक इकाई देखिए, अब देखिए यहाँ पर अब बहुत ज्यादा मैप की जरूरत नहीं है, तो इसको मैं स्टिक को रख देता हूँ। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे। धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। तो प्रशासन की प्राथमिक इकाई क्या था, गांव था। तो लिख दीजिए प्राथमिक इकाई, प्राथमिक इकाई। आज भी प्रशासन, जो भारत का प्रशासन चल रहा है प्रजातांत्रिक समय में भी, तो गांव या पंचायती राज या नगर पालिका तो प्राथमिक इकाई है ही है। तो जो प्राथमिक इकाई था वो क्या था, तो गांव था। तो प्राथमिक इकाई गांव होते थे, कोई दिक्कत समस्या नहीं है, गांव यानी विलेज। और धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए, ठीक है ना। अब उस समय के जो राजा थे तो वो क्या किए कि आर्थिक सामर्थ्य रखने वाले लोग, जिनका जो महत्वपूर्ण आर्थिक जगत में है, आज भी देखिए भारत सरकार में जो आर्थिक रूप से जो संपन्न है उनका समर्थन पाया जाता है। सामाजिक रूप से भी लोगों का समर्थन पाना जरूरी है। राजनीतिक और सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का भी समर्थन पाना जरूरी है। और उस समय भी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए
कई कदम उठाए गए। उदाहरण के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवांशिक कर दिए गए। तो जो प्रशासनिक कुछ पद था महत्वपूर्ण, उसको हेरिडेटरी कर दिया गया, आनुवंशिक कर गया, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे। जैसे कि कवि हरिसेन अपने पिता की तरह महादंड नायक या मुख्य न्याय अधिकारी थे। तो अब इसमें किया गया कि पुत्र पिता का अधिकारी बन जाएगा, और अगर पिता किसी बड़े पद पर है तो उस पद को पुत्र को मिल जाएगा। हरिसेन उसका उदाहरण है। और हरिसेन के पिता जो थे वो महादंड नायक थे। महादंड नायक मतलब उसमें मुख्य न्याय अधिकारी कहा जाता था। ये सब शब्द याद कर लीजिए, सब याद। महादंड नायक, देखिए महादंड नायक, महादंड नायक मतलब महान जो दंड देना है, तो ये मुख्य न्याय अधिकारी थे। मुख्य न्याय अधिकारी, मुख्य न्याय अधिकारी, तो ये मुख्य न्याय, तो ये हरिसेन उस समय मुख्य न्याय अधिकारी बनाया गया क्योंकि उसका पिता भी मुख्य न्याय अधिकारी था। हरिसेन को पता है ना कि वो पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में वो दरबारी था और प्रशस्ति लिखा है। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसे कि हरिसेन एक महादंड नायक होने के साथ साथ कुमारामात्य अर्थात महत्वपूर्ण मंत्री तथा संधि विग्रह यानी युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री था। तो जो हरिसेन था वह महादंड नायक तो था ही था, साथ ही साथ देखिए कुमारामात्य भी था। कुमारामात्य ये भी एक पद है, कुमारामात्य। और कुमारामात्य का मतलब क्या था ये याद कर लीजिएगा कि महत्वपूर्ण मंत्री। कुमारामात्य मतलब महत्वपूर्ण मंत्री। तो मंत्री ये परीक्षा में पूछा जाता है, कभी कभी मैच क्वेश्चन में भी डाल दिया जाता है, दे दिया जाएगा। और एक था संधि विग्रहक, ये सब पद था। संधि विग्रहक, संधि विग्रहक, संधि विग्रहिक, ठीक है, ये भी एक पद था। ये क्या था, युद्ध और शांति के विषयों का मंत्री। युद्ध प्लस शांति का मंत्री, वो मंत्री जो युद्ध और शांति दोनों के विषय में विचार करेगा, तो मंत्री। और ये तीनों पद पर कौन था, हरिसेन था। इसका मतलब कि एक व्यक्ति को एक से ज्यादा पद भी दिया जा सकता था। महादंड नायक भी हरिसेन को बनाया गया, उनके पिता भी थे महादंड नायक, और महादंड नायक मुख्य न्याय अधिकारी कहा जाता था। कुमारामात्य एक मंत्री का पद था, तो ये भी इनको मिला था। और संधि विग्रहक यह भी एक मंत्री का पद था, और यह युद्ध और शांति के मंत्री का काम करता था। ये तीनों पद आपको मिला हुआ था इनको जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आइए आगे बढ़िए। संभवतः ये हरिसेन लिख लीजिए, हाँ हरिसेन तो हमने लिख ही दिया है। संभवतः वहां का स्थानीय प्रशासन में मुख्य व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। ये एक बात हो रही है कि जो स्थानीय प्रशासन था उसमें मुख्य व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इसको आप थोड़ा नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, तो मैं आगे लिखूंगा, क्योंकि ये जो टर्म आ रहे हैं इसको बहुत याद कीजिएगा। महादंड नायक, कुमारामात्य, संधि विग्रहक, उस समय प्राथमिक इकाई क्या थी, तो गांव था, ये सब आपको याद कर लेना है। भूमिकर सबसे महत्वपूर्ण उस समय का टैक्स था, ये सब बात आप याद कर लीजिए, ठीक है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ और देखिए अब स्थानीय प्रशासन पर थोड़ा सा मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जान लीजिए, देखिए क्योंकि यहाँ पर प्रशासन के बारे में हो रही है ना, स्थानीय लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय प्रशासन के बारे में थोड़ा चर्चा हो रही है, ठीक है। अब स्थानीय प्रशासन में क्या है कि स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था, जिसे इसमें नगर श्रेष्ठी एक शब्द आता है, ये बहुत पूछा जाता है, नगर श्रेष्ठी आ जाएगा। नगर श्रेष्ठी क्या था, तो नगर श्रेष्ठी का उसमें बहुत बोलबाला था। नगर श्रेष्ठी क्या था, तो मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, शहर का व्यापारी, तो ये श्रेष्ठ नगर श्रेष्ठी थे, नगर श्रेष्ठी थे। तो ये मुख्य बैंकर होते थे, शहर के व्यापारी होते थे। आज भी राज्य में जब शासन था तो पहले टाटा बिरला की बात होती थी, डालमिया की बात होती थी, आज समय अडानी अंबानी की बात हो रही है,
और कहते हैं लोग इनकी दखल हो जाती है प्रशासन में, शासन में। तो ये कोई नई बात नहीं है। तो जो मुख्य ये नगर श्रेष्ठी जो होते थे, जो कि मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी होता था, वो भी बहुत उस समय महत्वपूर्ण होता था। साथ ही साथ सार्थवाह, देखिए सार्थवाह यह भी महत्वपूर्ण होता था। और सार्थवाह क्या है समझना है। सार्थवाह लिख लीजिए, सार्थवाह। यह सार्थवाह जो है व्यापारियों के काफिले का नेता, व्यापारियों के काफिले का नेता, काफिले का नेता, ये भी बहुत महत्वपूर्ण था। क्योंकि व्यापारी जो है एक जगह से दूसरे जगह जब जाते थे तो काफिला में चलते थे, कारवां में चलते थे, ताकि सुरक्षा रहे। उस समय में लुटेरे आज सब रहते थे, तो सुरक्षा के लिए वो लोग काफिला में चलते थे। और उस काफिला का एक लीडर होता था, एक नेता होता था, जो सार्थवाह कहलाता था। क्या कहलाता था? सार्थवाह। तो व्यापारियों के काफिले का नेता था। इसी तरह से ये देखिए एक और नाम आता है, उसका नाम है यहाँ पर प्रथम कुलिक। बहुत इंपॉर्टेंट पद है, प्रथम कुलिक, प्रथम कुलिक, प्रथम कुलिक। और प्रथम कुलिक क्या अगर आएगा तो बताइएगा, मुख्य शिल्पकार है ये, मुख्य शिल्पकार, मुख्य शिल्पकार। जो मुख्य शिल्पकार होता था, क्राफ्ट्समैन होता था, उसको हम प्रथम कुलिक कहते हैं। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता था। इसको भी सभी लोग इसका समर्थन लेना चाहते थे, समाज पर इसका प्रभाव था, तो प्रथम कुलिक होता था। और साथ ही साथ कायस्थ, ठीक है ना, कायस्थ, कायस्थ। ये कायस्थ जो कौन थे? लिपिकों के प्रधान थे, लिपिक, क्लर्क, लिपिक, लिपिक, लिपिकों के प्रधान, लिपिकों के प्रधान कायस्थ थे। तो कायस्थ ये लोग बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते थे और इनका सब लोग समर्थन पाना चाहते थे। राज्य प्रशासन में भी इनकी दखल होती थी और इनका दबदबा था, महत्व था, इनका बहुत महत्व था, महत्व समझिए। इस तरह की नीतियां कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ इनमें कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। तो ये जो लोग थे और इन लोगों को जो महत्व दिया जाता था, नगर श्रेष्ठी, सार्थवाह, कुलिक, कायस्थ, तो ये कुछ समय तक बहुत ही प्रशासन को मदद करता था। लेकिन कभी कभी ये लोग इतने महत्वपूर्ण हो जाते थे कि खुद अपनी स्वतंत्र सत्ता बना लेते थे, तो ये एक समस्या थी। और अब आ जाइए एक नए प्रकार की सेना। थोड़ा मैं सेना के बारे में भी आपसे मैं चर्चा कर देता हूँ, बस ये लास्ट है। तो एक नए प्रकार की सेना एक टॉपिक इसमें है और उसके बारे में ये क्या बता रहा है ये मैं चर्चा करूंगा। एक और बात बताना चाहूंगा कि अभी तक अगर आप डॉक्टर ए के ओझा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज कर लीजिए और इसे शेयर भी कीजिए, लाइक कमेंट भी कीजिए। इससे आपको बहुत फायदा होगा और आपके फ्रेंड को भी फायदा होगा। अब इसके साथ आ जाइए एक नए प्रकार की सेना। टॉपिक क्या है? एक नए प्रकार की सेना, एक नए प्रकार की सेना। उस समय की सेना का एक नया प्रकार था, उसी पर हम चर्चा करेंगे। तो नए प्रकार की सेना में क्या है? पल्लवों के अभिलेखों में यहाँ पर देखिए कुछ मिनट, नए प्रकार की सेना। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। पर इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। यहाँ ये बताया जा रहा है कि इससे पहले राजा क्या होता था, अपनी एक स्टैंडिंग आर्मी रखता था। तो इस समय भी राजा अपनी कुछ अस्थाई सेना रखते थे, स्टैंडिंग आर्मी रखते थे, और उस सेना में हाथी होता था, रथ होता था, घुड़सवार होता था और पैदल सिपाही होते थे। क्या होता था सेना में? क्या क्या थे सेना में? हाथी, ये पहले से आ रहा है कि हाथी भी थे। साथ ही साथ पता है ना, ये हाथी की मैं चर्चा किया कि जो नंद वंश के शासकों के पास हाथी होते थे, और जब आपको सिकंदर आक्रमण किया था तो हाथियों को डर से ही कहा जाता है कि उसके सिपाही जो हैं आगे नहीं बढ़े और अपना हाथ उठा दिए। घुड़सवार होते थे, घुड़सवार ये पुरानी पद्धति थी, ये भी चल रहा था उसमें। और साथ ही साथ पैदल इन्फेंट्री, पैदल सिपाही, पैदल सिपाही ये सेना में होते थे। तो यह बात उस समय भी ये था, चल रहा था। लेकिन इसके साथ ही साथ
यहाँ पर कुछ सेनानायक भी होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा की सहायता करते थे, प्लस इनके साथ साथ कुछ सेना नायक भी थे। सेना नायक, ये अपनी सेना नायक अपनी सेना रखते थे और जरूरत होती थी तो राजा की क्या करते थे, मदद करते थे, सहायता करते थे। इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। ये जो सेना नायक थे इनको नियमित वेतन नहीं था, रेगुलर नियमित वेतन नहीं है, नहीं, देखिए मैं नहीं लिख दिया हूँ कि उन कुछ सेना नायकों को इनको नियमित वेतन, रेगुलर पेमेंट इनको नहीं दिया जाता था। और इसी के साथ साथ ये देख लीजिए, बदले में इनमें से कुछ को भूमिदान दिया जाता था। दी गई भूमि से वे कर वसूलते थे जिसे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। तो इन सेना नायकों को नियमित वेतन नहीं, लेकिन इनको क्या दिया जाता था, तो इनको भूमि दान दे दिया जाता था। भूमि दान, भूमि इनको लैंड दे दिया जाता था, क्या जमीन दे दिया गया, और उसी जमीन से ये क्या करते थे कि टैक्स वसूला करते थे और उस टैक्स पर अपने घोड़े और सेना की देखभाल करते थे। साथ ही वे इससे युद्ध के हथियार जुटाते थे, मतलब जो भूमि से जो इनको टैक्स मिलता था, राजस्व मिलता था, उसी पर ये घोड़ा रखते थे, घोड़ा का भोजन देते थे, सेना का भोजन देते थे, हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। तो इस तरह के व्यक्ति को क्या कहा जाता था, जिसको भूमि मिला, इसी तरह के व्यक्ति को सामंत, फ्यूडल, इस व्यक्ति को सामंत कहा जाता था। देख रहे हैं कैसे सामंती प्रथा आई है। तो इस तरह के व्यक्ति को सामंत कहा जाता था। और जहां कभी भी शासक दुर्बल होते थे, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। अगर राजा दुर्बल हो गया तो ये सामंत अब शक्तिशाली हो जाते थे और ये स्वतंत्र होकर एक अलग सत्ता बना लेते थे और उसी से एक अलग नया राजवंश निकल आता था। तो बस इसी पर चर्चा किया गया है। और दक्षिण राज्यों में कुछ सभाएं हैं, इसकी भी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और संभवतः वह आपका लास्ट वीडियो हो जाएगा। तो बस इसके साथ, क्लास के साथ लगे रहिए और सभी वीडियो को देखिए, तभी आपको फायदा होगा। आज बस इतना ही। थैंक यू।